गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फाला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड पार्ट जो है लाइफ प्रोसेस का। पार्ट का नाम है रेस्पिरेशन। तो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि बेसिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। जब हम लोगों ने वो सब देख लिया था तो फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन की तरफ आए थे। अब रेस्पिरेशन क्या होता है तो इसको हम लोग समझेंगे और टॉपिक वाइज बिना डाउट के यहाँ पे क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग का टारगेट है कि रेस्पिरेशन के टॉपिक को पूरा ख़त्म करने का। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं वो सभी को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन से शुरुआत करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो रेस्पिरेशन में हम लोग का होगा वो हो जाएगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर एक प्रोसेस आता है जिसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो इसमें हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, बट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं तो उसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी पैसेजेस पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी पैसेजेस इन ह्यूमन बीइंग। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब कि जो रेस्पिरेशन का ये पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में देखें। तो अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए रेस्पिरेशन के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होने वाला है वह है रेस्पिरेशन। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्टिविटी से हम लोग शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि एक लाइम वाटर ले, लाइम वाटर में क्या करें आप फूंक मारें। जैसे ही लाइम वाटर में आप फूंक मारेंगे तो आपको जो वाटर होगा वाटर का कलर वाइट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये हम लोग को दिखाती है कि हम लोग जो सिक्रीट करते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब हम लोग जो निकालते हैं एक्सहेलेशन में तो वो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सबसे पहले क्या कहा था एनसीईआरटी ने कि CaOH होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर लें, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। आप लोग ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े होंगे कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो ये हम लोग का क्या बना देता है, तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। साथ ही साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो यही एक्टिविटी से एनसीईआरटी ने अपना टॉपिक को स्टार्ट किया था और यहां से फिर रेस्पिरेशन की तरफ गए थे। तो यहाँ पे ये बताया गया है सबसे पहले बाबू कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, ये एक्टिविटी था। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है और इसका फील लेंगे। तो हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं फील। ये क्या है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो इस पेज पे आने के बाद हम लोग अगर रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, तो सबसे पहला चीज ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहला चीज देखेंगे कि ये क्या है, ब्रेक डाउन प्रोसेस।
ब्रेक डाउन प्रोसेस। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो इधर बताया गया था एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे रिलीज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन। ये तीन चीज होता है। तो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है। अब किसका ब्रेक डाउन होगा बाबू, तो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का। ब्रेक डाउन होगा किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और कन्वर्ट किसमें होगा, तो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे एक और प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन के डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बाबू, तो लिखेंगे इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का भी यूज होता है। अब हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेशन का फील लिए कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही साथ ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो। अब देखना कि ब्रेक डाउन किसमें होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में। तो ये सब चीज हम लोग को पता थी। अगर नॉर्मल हम लोग रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन लिखते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा, कि क्या होता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि वो टूट जाता है। किस किस में टूटता है, तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग चीजों में टूटता है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। एनारोबिक में ये क्या होगा, ऑक्सीजन का यूज नहीं आएगा। तो वो सभी चीजें को हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब थोड़ा फील लेने के बाद हम लोग आते हैं और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस इन विच, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है, एटीपी रिलीज करता है। अब एटीपी की बात करें तो एटीपी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एटीपी इज नथिंग बट, ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी सेल का क्या है, एनर्जी करेंसी है। ये दो चीज हम लोग को याद रखना है। सिंपल इक्वेशन अगर पढ़े, सिंपल इक्वेशन का मतलब यहां पे ये हुआ बाबू कि ये हो जाएगा आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो फूड क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। मतलब फूड का ये समझ लो कि C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज कहें, ये क्या आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी बनेगा, मतलब कि एटीपी। और कभी भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो इसमें 38 एटीपी लगभग बनता है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ वाटर बनाएगा। तो ये हम लोग का सिंपल इक्वेशन है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और अंदर डेप्थ में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे बाबू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन का कितना टाइप होता है? तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसमें? तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी फॉर्म होता है। तो देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन पे। तो डाइजेशन में क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ सिंपल में, और नॉर्मली क्या हुआ? ग्लूकोज फॉर्म हुआ। अब यही ग्लूकोज क्या किया कि ये कन्वर्ट होगा और ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसमें? तो ये हो जाएगा एटीपी में या एनर्जी में। तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का पूरा सिस्टम है। तो ये सिस्टम को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करके हम यहाँ पे साइड पे चिपका देते हैं बाबू, कि आप लोगों को आसानी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है और कितना टाइप का होता है। तो याद रखना, ये जो टाइप है, ये जो हम लोग रेस्पिरेशन को डिवाइड किए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेसिस पे किए ये जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस प्लस NCE, मतलब प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये समझना कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग दो टाइप का रेस्पिरेशन में डिवीजन किए हैं। तो पहला जो डिवीजन होगा वो हो जाएगा एरोबिक, और दूसरा जो होगा उसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक। ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। एनारोबिक में क्या होगा? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन डोंट रिक्वायर्ड। ये दो चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? तो ग्लूकोज का। बट इसमें क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ये रेस्पिरेशन हर वो सेल में पाया जाता है जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो लिखना कि O2 जिस सेल में भी प्रेजेंट होगा, तो हर सेल में क्या होगा कि इस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाएगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर। बट जिसमें या तो ऑक्सीजन का लैक होगा, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी, या तो फिर ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, ये दोनों केस में क्या होगा? एनारोबिक होगा। लैक वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे मसल सेल के बारे में, और एब्सेंस वाले केस में पढ़ेंगे ईस्ट में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ ईस्ट में ही होता है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ ईस्ट में नहीं, कभी कभी प्लांट में भी होता है। तो उसमें भी प्लांट क्या करता है? एनारोबिक फॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बाबू कि इसमें लगभग 38 एटीपी फॉर्म होता है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे। बट यहां पे क्या होगा? यहां पे लगभग 2 to 4 एटीपी बनते हैं। यहां तक कोई डाउट? एक बार देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। किस बेसिस पे? तो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, इस बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसे एरोबिक कहेंगे। यही अगर बात करें हम लोग कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसे हम लोग एनारोबिक कहते हैं। एनारोबिक में लैक भी होता है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत एकदम मिनिमम अमाउंट में, जिसे हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो भी हम लोग एनारोबिक में इंक्लूड करते हैं। वो हम लोग का मसल सेल में पढ़ने का है। ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये लाइन हम अभी आप लोगों को इसलिए नहीं बताए कि क्योंकि ये लाइन आप लोगों को आगे बताएंगे तभी समझ में आएगा।
उसके बाद क्या है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, लगभग 38 एटीपी। इसमें कितना होता है, लगभग 2 एटीपी, 2 से 4 मानते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही बात करें हम लोग एनारोबिक में, तो एनारोबिक में अगर ईस्ट सेल में बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो एब्सेंस ऑफ O2 में अगर देखेंगे हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 एटीपी फॉर्म होता है। मसल सेल में क्या होता है कि इसमें आप लोग का लैक होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लैक होता है, कमी होती है। तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जो क्या करता है, क्रैम्प्स काउज करता है एकदम। अब हम लोग जो पढ़ने वाले बाबू सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, उससे पहले देखेंगे इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule is called pyruvate. This process takes place in cytoplasm. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्या होता है आप लोगों को अगर अभी नहीं पता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन को एक बार में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा। आते हैं और हम लोग क्या है कि नॉर्मली एक ब्लैंक पेज पे देखते हैं। ब्लैंक पेज पे इसलिए क्योंकि ब्लैंक पेज पे हम लोग को बहुत आसानी होती है, और नॉर्मली जो लिखकर हम बताते हैं वो आप लोग को आसानी से समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चीज देखना, हम लोग डाइजेशन किए थे, तो डाइजेशन में जो हम लोग का एंड प्रोडक्ट आया था जिससे हम लोग एनर्जी बनाएंगे वो था ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज देखेंगे, क्या सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे एंड प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। तो ये हम लोग का क्या है, ग्लूकोज। अब एक बात बताना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम पूछे तो इसमें कितना कार्बन होगा बाबू, तो इसमें आपका 6 कार्बन होता है। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब क्या करेगा, यही ग्लूकोज का डिवीजन होगा और ये ग्लूकोज क्या बनाएगा, तो ये ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज क्या करता है बाबू, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, किसमें होगा, तो अब हम लोग देखेंगे यही ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरूवेट में। तो ये ग्लूकोज बनाया पायरूवेट। पायरूवेट क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है, तो पायरूवेट हम लोग का 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कितना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो पायरूवेट बनाना, तो ये जो पायरूवेट हुआ बाबू, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखना कि ये पायरूवेट 3 कार्बन का है, यहां पे ग्लूकोज 6 कार्बन का था। अब बताओ कि अगर मेरे पास 6 रुपए है और हमको उसको 3-3 रुपए में बांटना है, तो हम 3-3 रुपए का 2 पार्ट करेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग का अगर 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसको 3 कार्बन के पायरूवेट में पहले तोड़ना है, तो ये हम क्या करेंगे, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब ये समझना कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरूवेट का मॉलिक्यूल बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना, इधर हम स्टेप्स लिखा रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज break down into 3 molecule या 2 molecule of pyruvate। कैसे, तो आप लोग को बता देते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन इसमें 6 होता है, ये कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन में। जब ये 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा, ये जो 6 कार्बन है बाबू वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। साथ ही साथ क्या बनता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी बनता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी भी फॉर्म करेगा और 2 मॉलिक्यूल बनाएगा पायरूवेट का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो आप लोग के एनसीईआरटी में एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी के चक्कर में मत रहना, आप बस नॉर्मली यहाँ पे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना, ठीक है। तो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात समझते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो ये देखना, ये जो ग्लूकोज है ना बाबू, ये क्या होगा, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ये पहला स्टेप है।
तो जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, देन जैसे ही ये ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। तो लिखना कहां ऑकर होगा, तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। पहला प्रोसेस है हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है, ये देखो पहला ब्रेकडाउन हुआ। तो पहला हम लोग क्या लिखे बाबू, कि पहला जो प्रोसेस हम लोग लिखे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट, जिसमें हम लोग का कुछ एनर्जी भी फॉर्म हुआ। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग का कुछ एनर्जी भी फॉर्म होगा। तो अब एनर्जी फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में। यही पायरूवेट से यहाँ पे दो प्रोसेसेस आएंगे, पहला आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और दूसरा आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे पायरूवेट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी मिलता है, मतलब समझ लो 2 ATP एनर्जी मिलेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन होगा। पहला जो कंडीशन होगा वो हम लोग का होगा एनारोबिक। तो ये कंडीशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या होगा, एनारोबिक। ये एनारोबिक हम लोग को जो पढ़ना है वो किस में है, तो ईस्ट में पढ़ना है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ईस्ट में होगा। एनारोबिक का मतलब ये समझना कि O2 क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा। तो O2 क्या, एब्सेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, जैसे ही पहला ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ये प्रोसेस सब में सेम रहता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। ग्लूकोज जैसे ही पायरूवेट में कन्वर्ट होगा 2 ATP यहां बन गया। अब क्या होगा कि अब पहला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक का, वो है क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये है ईस्ट के अंदर। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक प्रोसेस होगा जिसमें क्या बनेगा, बनेगा इथेनॉल। तो इसमें जो हम लोग का कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5OH। मतलब ये समझना कि ये जो C2H5OH है इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ोगे तो इसमें कार्बन कितना है बाबू, 2 कार्बन है, इसीलिए इसको इथ कहें, और लास्ट में OH है इसीलिए OL लगाएं, और ये अल्केन ग्रुप का है तो इसीलिए हम लोग इथेनॉल लगाएं। अब ये इथेनॉल है ना बाबू, ये 2 कार्बन का होता है। यहाँ पे मेनली कार्बन का खेल के हिसाब से हम लोग समझेंगे। 6 कार्बन को तोड़े 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल में। अब यही 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि इथेनॉल क्या हुआ, तो ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था। साथ ही साथ यहाँ पर एक हम लोग का और मॉलिक्यूल आएगा जिसका नाम है CO2 प्लस क्या होता है, लगभग 2 ATP एनर्जी फॉर्म होता है। ये 3 चीज हम लोग देखेंगे। पहला प्रोसेस ग्लूकोज से पायरूवेट बना, एनर्जी रिलीज हुई, और उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत हुई। अगर एनारोबिक होगा तो वो ईस्ट में एक एग्जांपल दिया गया है। एनारोबिक आपका प्लांट में भी हो सकता है कुछ केसेस में। उसमें क्या होगा, आपका इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, 2 ATP बनेगा। ये जो कंडीशन है तो इसमें 2 कार्बन यहां था और 1 कार्बन क्या हुआ, यहां आया। मतलब ये समझना कि ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये तो 3 कार्बन तो बना ही दिया ना, तो मतलब इसमें पूरी ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसीलिए इसमें एनर्जी क्या है, कम है। तो 2 ATP मतलब कि बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, सॉरी ऑक्सीजन की एब्सेंस है, लेकिन क्या है कि बहुत मिनिमम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो दूसरा प्रोसेस हम लोग यहां पे लिखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब समझ लो इसको आंख बंद करके कि ये हम लोग का एनारोबिक है। तो इसको भी हम लोग एनारोबिक में इंक्लूड करेंगे। अब जब ये एनारोबिक होगा तो इसमें क्या है, तो इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉर्मली हम लोग का कहां होगा, तो ये हम लोग का मसल सेल में होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या फॉर्म होगा। तो इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड। सबसे पहला कंपाउंड बनेगा लैक्टिक एसिड। अब बात करें इस लैक्टिक एसिड में कितना कार्बन है, तो इसके अंदर 3 कार्बन। ठीक है,
मतलब कि यहां पे भी पूरा पूरी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। उसके बाद क्या बनेगा, तो इसके बाद देखो ये 3 कार्बन तो ऑटोमेटिक हो गया, मतलब कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन यहां पे ऑलरेडी 3 कार्बन का कंपाउंड बना दिया। साथ ही साथ कुछ एनर्जी मिलता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एटीपी। कितना एटीपी? लगभग इसमें भी 2 एटीपी मिलता है। अब एक बात याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है? काउज मसल क्रैम्प। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अगर हम लोग कभी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मांसपेशी या मसल्स में ज्यादा दर्द वगैरह क्यों होता है? तो इसका जो आंसर है कि जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और हम लोग वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो बॉडी का सेल्स होता है वो क्या करता है? तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल में जमा होते हैं तो मसल सेल्स के अंदर क्रैम्प्स या दर्द होने लगते हैं, और इसके पीछे का रीजन लैक्टिक एसिड है। तो पहला देखो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़े, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, ये हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्या होगा कि जैसे ही ग्लूकोज को पायरूवेट में तोड़ा गया तो साथ ही साथ 2 एटीपी फॉर्म होगा। 2 एटीपी फॉर्म यहाँ पे हो गया। एनसीईआरटी में ये 2 एटीपी नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे होता है, तो आप लोग ये 2 एटीपी याद रखना। अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 केस आएंगे। पहला केस एनारोबिक का रहेगा जिसमें एकदम पूरा ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। तो पहला जो केस है उसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक, ये किस में होता है? तो ईस्ट में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये ईस्ट के अंदर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ईस्ट के अंदर ये क्या बनाएगा? तो ये पायरूवेट से, पायरूवेट का जो मॉलिक्यूल है ये पायरूवेट से बनाएगा इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन, अब 1 कार्बन और चाहिए तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। साथ ही साथ कुछ एटीपी रिलीज करेगा, वो बहुत कम अमाउंट में होगा। तो इसमें क्या होता है? हम लोग का 2 एटीपी लगभग फॉर्म होता है। अब यहां देखना, ग्लूकोज से लेकर जो हम लोग का यहाँ पे एनर्जी बना है टोटल मिलाकर 2 एटीपी यहां फॉर्म हुआ, 2 एटीपी यहां फॉर्म हुआ, मतलब कि लगभग 2 से 4 एटीपी बनता है। दूसरा जो कंडीशन था उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, यही पायरूवेट कन्वर्ट हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ? ये मसल सेल में होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये मसल्स क्रैम्प कराएगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहां पे हो चुका है, प्लस यहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग का है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का। तो यहां पे एक केस होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो केस होगा बाबू वो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 के प्रेजेंस में हो रहा, जब O2 के प्रेजेंस में होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एरोबिक। तो ये हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा। एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाएगा? तो पहला जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा CO2, ठीक। दूसरा बनाएगा H2O, साथ ही साथ बनाएगा 38 ATP टोटल मिलाकर, ठीक है। तो ये समझना हम लोग कि यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुआ ना। देखो ये 38 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 36 भी मानते हैं, तो आप लोग इसको समझते हुए चलना। सबसे पहला प्रोसेस ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ कहां? तो ये साइटोप्लाज्म में हुआ। तो पहला प्रोसेस हम लोग लिखे, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। किसमें हुआ? तो ग्लूकोज का पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग लिखते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, या दूसरा हम लोग लिखते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लिखते हैं एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग कहां देखेंगे? ईस्ट में, मतलब कि ये एब्सेंस की बात हो रही है। तो लिखना पायरूवेट कन्वर्ट इनटू, पायरूवेट किस में कन्वर्ट हुआ? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और क्या किया कि एनर्जी का कुछ अमाउंट को प्रोड्यूस किया, ओके।
अब तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं इन एनारोबिक, ये भी एनारोबिक है। एनारोबिक में क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हम लोग मसल सेल का देख रहे हैं, मतलब समझना कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस है। तो इसमें क्या हुआ, पायरुवेट ब्रेक डाउन या कन्वर्ट, लिखो ब्रेक डाउन इनटू, किसमें ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड में। विच काउज, जो क्या करेगा, काउज मसल क्रैम्प, ये मसल्स क्रैम्प में हम लोग को बॉडी को मसल्स क्रैम्प कराएगा। अब क्या होगा कि ये लैक्टिक एसिड बनाया और क्या बनाएगा, एंड रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी, तो लगभग 2 एटीपी हुआ। अब लास्ट और आखिरी केस जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा, तो एरोबिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, MITO माइटो और C का मतलब कॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये होगा तो ये क्या होगा, यहां पे लिखेंगे पायरुवेट कन्वर्ट इनटू, या ब्रेक डाउन लिख सकते हैं, पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ, तो CO2 एंड H2O, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लार्ज अमाउंट निकाला। ये हम लोग का पूरा प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हुआ। पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ, दूसरा यहां पे हम लोग का ईस्ट सेल में हम लोग दिखाएं, तीसरा प्रोसेस हम लोग मसल सेल में दिखाएं, और चौथा प्रोसेस हम लोग कहां दिखाएं, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाएं। ये आप लोग का स्लाइड था सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो NCERT में दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो प्रोसेस हम लोग का है वो यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हुआ कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर, और ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में। जैसे ही पायरुवेट में ब्रेक डाउन हुआ तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, साथ ही साथ एनर्जी मिला। अब क्या होगा कि 3 केसेस हम लोग पढ़े। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होता है, तो ये ईस्ट में होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हम लोग पढ़े, तो इसमें इथेनॉल बनाया। इथेनॉल मतलब कि C2H5OH। इथेनॉल का ये फॉर्मूला आप लोग इधर मत देखो, ये देख लो इथेनॉल। इथेनॉल के साथ साथ आप लोग ये देखना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया, मतलब कि CO2, और यहां पे क्या बनाया, एनर्जी भी बनाया। इथेनॉल का 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, मतलब कि 3 कार्बन, 3 कार्बन में ही टूटा। तो ये समझना कि इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, एनर्जी मतलब लगभग 2 ATP। अब क्या होगा, दूसरा केस हम लोग पढ़े थे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस था, ये हम लोग का मसल सेल में होता है। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का हम फॉर्मूला लगा दिए हैं, साथ ही साथ एनर्जी निकलता है। एनर्जी आप लोग का बहुत कम निकलेगा, 2 ATP निकलता है। और ये लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प काउज करता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। लास्ट और आखिरी केस जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, बल्क ऑफ एनर्जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसीलिए इसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर करता है, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो इसे लिखेंगे क्या, एनर्जी रिलीज करता है। अब देखना एक चीज, सभी प्रोसेस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा पायरुवेट में, और ये प्रोसेस हो रहा कहां, साइटोप्लाज्म में। ये चीज कॉमन है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब देखो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं, आपको आइडिया मिलेगा कि क्या पूछा जाता है। तो लिखना कि ग्लूकोज कन्वर्ट या ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, दिस प्रोसेस ऑकर इन, ये प्रोसेस कहां ऑकर होता है, ये प्रोसेस कहां ऑकर होता है। दूसरा क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में क्या होता है, कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे, पाथवे बताओ जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ये कहां होता है, ये जो ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, वो कहां होता है। तीसरा होता है एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो CO2 H2O और एनर्जी बनता है वो किस जगह बनता है। ये 3 क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर करो, हम आगे आते हैं।
आगे हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है कहां, तो सेल के अंदर में। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तो इस कंडीशन में ये जो साइटोप्लाज्म ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, मसल सेल के अंदर की बात हो रही है, ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो यहां पे ईस्ट के बारे में कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। तो ईस्ट क्या है, तो ईस्ट हम लोग का एक फंजाई है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, कैसा फंजाई है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका का बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना गलाना, साथ ही साथ ब्रीविंग भी बोल सकते हो। मतलब कि शराब बनाने वाला जो फैक्ट्री है ना, उसमें ईस्ट का यूज होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन केस में ये इथेनॉल बनाया, वही इथेनॉल को फैक्ट्री से निकालकर नॉर्मल लोगों में बांटा जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड सेल, सेल के अंदर की बात हो रही है। और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो हम लोग का पहला स्टेप है, जो हम लोग का ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। तो इसे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो थोड़ा देखना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्लाइको। और ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब कि ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो ब्रेकडाउन का मतलब होता है लाइसिस, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, पहला स्टेप फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, पहला स्टेप। दूसरा है कि ग्लूकोज क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बनता है। ठीक है, ये कहां होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। यहां पे क्या होता है, इसके बाद अगर ऑक्सीजन रहेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो एनारोबिक होगा। एनारोबिक दो कंडीशन में होगा, एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो जब लैक होगा तो वो मसल सेल में होगा, और एक होता है एब्सेंस, जब एब्सेंस होगा तो वो ईस्ट में होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनसाइड द सेल। तो ये हम लोग देखेंगे, अभी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोसेस जो हम लोग बात किए बाबू, वो था क्या कि सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में देखें। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमाउंट क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी लेते हैं। अब इसके पीछे 3 स्टेप 4 स्टेप भी हो सकता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जब उसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो साथ साथ कुछ एटीपी फॉर्म होगा। अब वहां से 3 कंडीशन हम लोग पढ़े, पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में हम लोग पढ़े लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो ईस्ट सेल में होता है, उसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी बनते हैं। अगर हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मसल सेल में होता है। मसल सेल में क्या होता है, तो उसमें बनता है लैक्टिक एसिड, साथ ही साथ हम लोग का एनर्जी बनता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। लास्ट हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, और कुछ अमाउंट में लगभग 38 एटीपी हम लोग का बनता है एक ग्लूकोज के टूटने से। अब क्या होगा, हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, ये जो रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर हुआ, तो इसको यहां से ऑक्सीजन दिया कौन, तो वेयर डज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन कहां से आया, तो अब हम लोग इसको टॉपिक को रिलेट करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन लिखेंगे O2 कम्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज से O2 आया। रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब नॉस्ट्रिल से लेकर हम लोग का लंग्स तक का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आपसे हम एक चीज पूछते हैं, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है तो दोनों अलग है, तो कैसे, जल्दी बताओ। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, अगर सेम नहीं है तो अलग कैसे है वो बताना। तो देखो बाबू, हम एक बात बता देते हैं
ब्रीदिंग हम लोग का क्या है, फिजिकल प्रोसेस। यही बात करें रेस्पिरेशन का तो वो हो जाएगा केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, तो इसमें हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, सांस लिए सांस छोड़े। और ये क्या है, तो ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को। इससे क्या होता है कि O2 रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। इससे O2 रिक्वायरमेंट फुल होता है फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। बट ये जो हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कहां होता है, ये हम लोग का इनसाइड सेल होता है। तो ये दोनों में टोटली डिफरेंस है। ये क्या है, ये सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को, ये रेस्पिरेशन में दूर दूर तक ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पे डिफरेंस। व्हाट इज ब्रीदिंग और व्हाट इज रेस्पिरेशन, फिर यहां से हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ेंगे और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का कौन कौन सा पार्ट्स होता है या कौन कौन सा ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ब्रीदिंग में अगर हम लोग बात करें तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसको कुछ टाइम के लिए हम लोग रोक सकते हैं, आधा मिनट 1 मिनट तक के लिए हम लोग सांस को रोक सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा, रोक लिए। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर थ्रू द लंग्स। लंग्स से हम लोग क्या करते हैं, एयर को या तो खींचते हैं या तो छोड़ते हैं। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, इनसाइड सेल वेयर फूड ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। कहां, तो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में। किसके यूज में, तो ये ऑक्सीजन का यूज से ह्यूमन के अंदर। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ एयर और इन आउट होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये लंग्स में होता है, ये सेल्स में होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होता है, और इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेजेस के बारे में। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े, रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग पढ़े कि ब्रीदिंग क्या है, वो ऑक्सीजन आएगा, किधर से लेकर आएगा, नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक। तो वही प्रोसेस को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला ये क्या है, ये ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या है बाबू, कि ये है नोस्ट्रिल। ठीक है, अब क्या देखना है यहां पे, कि यहां पे है ना एक पैसेज होता है जो एक अलग सा होता है। अब यहां पे हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब क्या होगा कि यहां पे ये जो खाली पैसेज, हम पूरा नाम लिखेंगे। सबसे पहला है नोज के पास का हिस्सा, तो इसको 1 नंबर दे दिए। तो पहला जो हम लोग का हो जाएगा वो है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से एयर जब हम लोग इनहेल किए तो यहां पे क्या है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर टर्ब्यूनेट टाइप का रहता है, मतलब ऐसे ऐसे भूल भुलैया की तरह हवा जाती है। अब जाएगी हवा अंदर, तो हवा क्या है कि जहां पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आएंगे तो पहला तो नोज का हेयर से रोकेगा। हेयर से नहीं रुका तो अंदर जो ये टर्ब्यूनेट बनता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा रास्ता, तो वहां पे रुक जाएगा। अब क्या होगा, यही नेजल चेम्बर्स के बाद यहां से क्या होता है, एयर आता है यहाँ। ये जो कॉमन पैसेज होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पहले 2 नंबर दे दिए, तो इसको हम लोग 2 नंबर दे दिए। ये जो कॉमन पैसेज है इसको हम लोग 3 नंबर दे दिए। तो हम लोग का जो 2 नंबर है बाबू, वो है नेजल पैसेज। और ये जो 3 नंबर है इसे हम लोग क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। किसका कॉमन पैसेज होता है, तो फूड एंड विंड पाइप। विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप के लिए कॉमन पैसेज होता है। अब क्या होगा, फेरिंग्स के बाद हम लोग का जो चौथा ऑप्शन आएगा वो है ट्रैकिया। तो ये हम लोग का क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इपीग्लॉट, इसे हम लोग सिर्फ ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के बाद ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया।
तो यहां से क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हम इसको देते हैं, तो इसे हम लोग लिखे ट्रैकिया। तो यहां से ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया में कुछ कार्टिलेज होते हैं बाबू, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, आप लोग याद रखना। तो ये क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज। तो ये हो जाएगा सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, इसका नाम है हाइलिन। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। मान लो कि अगर कभी रात में सोए, ट्रैकिया एक दूसरे से चिपक गया तो चिपका तो रात में आदमी सो के ही रह जाएगा, तो उससे बचाता है ये हाइलिन कार्टिलेज। ये सी शेप का होता है। अब क्या होगा कि ये कार्टिलेज के बाद यही आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा, तो ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड किया। अब यही दो पार्ट को हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, बस समझ जाना। तो ये जो हम लोग का पांचवा पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है ना, एक ये, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल कहते हैं, और अगर सिंगुलर कहेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे। अब यही ब्रोंकाई क्या होता है, आगे चल के अलग अलग रास्ता में फर्दर डिवाइड करता है। आगे जाके क्या करता है, ये अलग अलग रास्ता में फर्दर डिवाइड करेगा। ये आगे जाके क्या किया, डिवाइड किया, तो इसे हम लोग कहें क्या, छठा नंबर, तो इसे कहे ब्रोंक्यूल्स। अब प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब होता है, आगे आप लोग पढ़ोगे। यही ब्रोंक्यूल्स जाकर एक स्ट्रक्चर में खुलेंगे, जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऐसा ऐसा होता है, गुच्छा में बहुत सारा गुच्छा होता है। तो ये जो सातवां नंबर है, इसे हम लोग कहें एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में बताएंगे कि लगभग एक लंग्स में 280 मिलियन तक का एल्वियोलाई होता है। अगर एल्वियोलाई को पूरा हम लोग खोल दें, तो एनसीईआरटी का लाइन है कि लगभग 80 मिलीमीटर स्क्वायर तक का एरिया कवर कर सकता है। अगर पूरा एल्वियोलाई को हम लोग फैला दे तो 80 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, पैसेज। पैसेज की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, हम लोग का नोज है, जिसे नॉस्ट्रिल कहें। अब उसके बाद नेजल चैम्बर होगा या नेजल कैविटी होगा। ये देखो नोज है, नोज के बाद नेजल कैविटी है। ये नेजल कैविटी में क्या है, टर्ब्यूनेट बना हुआ है, ऐसे ऐसे। अब यहां से रास्ता आया फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, यहां से फूड भी इधर जाएगा और हम लोग का खाना इधर, पानी इधर आएगा, सॉरी हवा इधर आएगा। अब क्या होगा कि यहां पे हम लोग का एक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल, इसे ही हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स। कहीं कहीं कोई कोई बुक में लैरिंग्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये ट्रैकिया है। तो पहला हम लोग सीक्वेंस देखते हैं। पहले गया कहाँ, नोज में, नेजल कैविटी, फिर गया आप लोग का फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आने के बाद लैरिंग्स में आया। लैरिंग्स में आने के बाद ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया में क्या है, सी शेप कार्टिलेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। सॉरी, ट्रैकिया में है, हाँ। अब क्या होगा, इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो, से हम लोग ब्रोंकाई का है, सिंगल ब्रोंकस, ऐसे ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के बाद का जो स्ट्रक्चर है, जो हम लोग ये बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, तो वो क्या हुआ, यहां से जो ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहें, ब्रोंक्यूल्स कहें। ठीक है। अब यही ब्रोंक्यूल्स जाता है और एल्वियोलाई में खुलता है। तो अब हम लोग एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एल्वियोलाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये देख लो आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंग्स के बारे में। इधर लंग्स देखते, इधर एल्वियोलाई देखते हैं। तो देखना बाबू, ये हम लोग का लंग्स है। ठीक है। लंग्स में जो हम लोग का राइट लंग्स होता है, ऐसे अगर हम खड़े हैं तो ये हम लोग का राइट लंग्स है और ये हम लोग का लेफ्ट लंग है। तो ये हम लोग का राइट लंग है, इसमें 3 लोब होता है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। यही अगर लेफ्ट लंग में बात करें तो इसमें 1 लोब और 2 लोब होता है। ठीक है। लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है, तो उसको लिख लेना, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं।
और यही प्लूरल मेम्ब्रेन दो पार्ट में होता है, बाहर वाला को कहते हैं पेराइटल और अंदर वालों को कहते हैं विसरल। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बाबू, पेराइटल विसरल देख लेना एक बार, अंदर बाहर वाला। अब क्या होता है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, लंग्स को बचाए रखता है किस चीज से, तो कोलैप्स करने से। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और नीचे एक स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, वो डायाफ्राम होता है। तो इसको हम लोग क्या क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम हम आगे बताएंगे। अब देखना एल्वियोलाई क्या होता है। तो लंग्स का जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, वो ऐसा होता है एल्वियोलाई। अब यही एल्वियोलाई है ना, डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरीज से ऐसे चिपका हुआ होता है। यहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन गया और यहां से क्या गया, कैपिलरीज गया। कैपिलरीज किसे कहते हैं, तो इससे डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है। और यहां से क्या होता है कि ऑक्सीजन, यही एल्वियोलाई में क्या हुआ, हम लोग जब सांस लिए ऑक्सीजन अंदर गया, ये हम लोग का एरिया फूला। अब जैसे ही फूला एरिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है ना, ज्यादा। और O2 इधर का है, O2 कम है। कम इसलिए है O2 क्योंकि ये है ना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा और ऑक्सीजन यूज करके आ रहा। तो यहां से क्या हुआ, यहां से O2 अंदर चला गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। कम क्यों है, क्योंकि आप लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि ये क्या करके आया है, तो ये करके आया है एक प्रोसेस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहां से क्या होगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर चला जाएगा। और यही फिर क्या होगा, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हम लोग का एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हुआ, और ये हम लोग का लंग्स का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान लिए। अब आएंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड में रहता है। CO2 क्या है, आउटसाइड इन टिश्यूज। ऑक्सीजन सेल, CO2 आउटसाइड। ये प्रोसेस आप लोग हटाओ, इसको मत समझो, बस नॉर्मल जो हम बताए हैं वो आप लोग देखना कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर कम था, तो ज्यादा से कम की तरफ आता है, जाता है ना, ज्यादा से कम की तरफ। अब क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, यहाँ पे हम लोग का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो ये है हम लोग का कंडीशन। अब क्या होगा, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग आखिर कैसे होगा, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग में जो जो यूज होता है, तो वो हम लोग यहां देखेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे इनहेलेशन, या इधर लिखा हुआ होगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन, छोड़ो, हम बताते हैं एक चीज। यहां पे आप लोग देखना, ये लंग्स, हम लोग सांस लेंगे ना तो तीन चीज हम लोग का काम आता है। पहला आता है, अगर हम बताएं यहाँ पे आप लोगों को, ये लंग्स के ऊपर ना ऐसे काटी एक हड्डी हम लोग का ऐसे ऐसे घिरा हुआ होता है, इसे रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये रिब्स क्या करता है, बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, तो इससे चिपका हुआ होता है। अब क्या होगा, तीन चीज यहां पे एक्ट करता है बाबू। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। जब हम लोग सांस लिए, क्या हुआ, एरिया बढ़ा, बढ़ा ना एरिया, एरिया बढ़ा मतलब कि डायफ्राम क्या हुआ हम लोग का, ये फ्लैट हुआ, चपटा हुआ। ये डायफ्राम है ना, जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो नीचे भी ये लूज किया और ये भी एरिया बढ़ा। तो पहला चीज क्या है कि ये हम लोग का डायफ्राम होगा हम लोग का एकदम फ्लैट। जब हम लोग इंस्पिरेशन किए, सांस लिए, तो डायफ्राम फ्लैट हुआ, और हम लोग का क्या होगा, तो ये जो रिब्स है ना, रिब्स वो भी थोड़ा फैला, मतलब कि रिब्स क्या है हम लोग का, फैल जाएगा। फिर क्या होगा कि डायफ्राम फ्लैट हुआ, रिब्स फैलेगा, दो चीज हम लोग का यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का इनहेलेशन हुआ। एक्सहेलेशन में क्या हुआ कि डायफ्राम ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, डोम शेप का। तो यहाँ पे वही चीज देखना है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो इसमें डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये लिखना कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेस्ट एक्सपैंड, जो सीना है वो हम लोग का चौड़ा हो जाएगा। और उसके बाद एयर क्या करेगा, लंग्स के अंदर घुसेगा।
ठीक है, ये होता है। अब जब हम लोग एक्सेलेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब सांस छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे ना तो ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स हो जाएगा, और जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ये डोम शेप बनाएगा। डोम का मतलब होता है कि डायफ्राम ऐसे गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, और चेस्ट जो है सीना वो क्या हो जाएगा, सिरिंक हो जाएगा। अब जब सीना सिरिंक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हम लोग का यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर से भी दबाएगा, कौन, ये रिब केज। अब देखना यहाँ पे कि ये जो दो रिब केज है बाबू, इसके बीच एक मसल्स पाया जाता है, दो रिब केज के बीच में एक मसल्स पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आप लोग को नहीं पढ़ने का अभी, तो इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना तो ये भी है ना रिलैक्स हो जाता है ऐसे करके, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका भी काम आता है। ब्रीदिंग में तीन चीज काम आता है। तो पहला क्या होता है, तो पहला होता है डायफ्राम, दूसरा होता है आपका इंटरकोस्टल मसल, तीसरा तो आपको पता ही है, बताओ। अब आते हैं हम लोग आगे। पहला क्या है, डायफ्राम है ना हम लोग का फ्लैट हो जाएगा इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का नॉर्मल मैकेनिज्म। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये जो हम बताए ना कि ऑक्सीजन आ जाएगा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे बीच बीच में ना हीमोग्लोबिन भी होता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, आरबीसी होगा। अब आरबीसी के बारे में हम कुछ बात आप लोग को बताते हैं कि आरबीसी क्या होता है। पहला लिखना, बाई कनकेव शेप का होता है। आप लोग लेंस पढ़े हो ना, कनकेव और कन्वेक्स। बाई कनकेव मतलब इधर से भी चपटा इधर से भी चपटा, तो ऐसा टाइप का शेप होगा। दूसरा याद रखना कि इसके अंदर बाइंडिंग साइट मतलब चार ठो जगह होता है, जिसमें क्या होता है कि ये है ना ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है। ये अमाइनो एसिड होता है 141 146 टाइप का, वो आप लोग नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे चार, मतलब समझो कि एक आरबीसी या एक हीमोग्लोबिन, एक एचबी क्या करेगा, चार ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, चार ऑक्सीजन को एचबी लेकर जाएगा। एक एचबी क्या करेगा, चार ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या करता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैरी आउट होकर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाता है, डिसॉल्व इन ब्लड, ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बस थोड़ा सा इतना जानो। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब यहाँ पे पता है एक डाउट आता है आप लोगों को, डाउट ये आता है ना बाबू कि लोग सोचते हैं कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना एनारोबिक और एरोबिक, तो वो प्लांट के अंदर होता है एरोबिक ज्यादातर। अब आपसे एक बात पूछते हैं कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कब होता है, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रेस्पायर, प्लांट के बारे में लिखना, प्लांट रेस्पायर डे एंड नाइट। प्लांट दिन और रात दोनों टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, और उसमें मेनली एरोबिक होता है। अब दिन और रात दोनों टाइम में प्लांट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे। लेकिन क्या होता है एट डे टाइम, दिन के टाइम में क्या होता है, एट डे टाइम, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। बट अगर नाइट टाइम देखें, एट नाइट, रात में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो रात में फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। मतलब ये समझना कि दिन टाइम में प्लांट क्या करेगा, O2 भी रिलीज करेगा, और क्या करेगा, CO2 थोड़ा बहुत रिलीज करता है, थोड़ा बहुत। नॉर्मली ज्यादा CO2 लेता है, कभी कभी थोड़ा बहुत रिलीज कर दिया। लेकिन रात के टाइम में प्लांट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ CO2 रिलीज करेगा, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में इसलिए करेगा क्योंकि ये रेस्पिरेशन सिर्फ करता है रात में। अब जब CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी होगी, हम लोग सो के ही पार हो जाएंगे। तो ये हम लोग का प्लांट के अंदर का रेस्पिरेशन हुआ।
अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लिखना, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो एरोबिक मेनली होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। बट कुछ में क्या होता है, एनारोबिक भी होता है सम टाइम। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अब प्लांट रेस्पिरेशन पे हम लोग जाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे बाबू, कि रेस्पिरेशन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा रेस्पिरेशन का, उसमें हम लोग देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को, कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। दूसरा पार्ट देखे थे कि जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का नीड होता है एरोबिक में, तो वहां ऑक्सीजन कैसे आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नॉर्मली एरोबिक पे बात करेंगे और प्लांट पे आएंगे। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है जिससे प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके, मतलब कि ऑक्सीजन को बाहर फेंक सके या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके, स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है। साथ ही साथ होता किससे है गैसेस का एक्सचेंज, तो एक्सचेंज गैसेस का जो होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग से होता है। तो देखो, अगर हम स्टोमेटा की बात करें बाबू, तो यहां पे हम लोग का एक गार्ड सेल होता है। इस गार्ड सेल के बीच में हम लोग का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम आपको पहला लेक्चर में बता चुके हैं। तो स्टोमेटा में क्या होता है कि जब ये हम लोग का गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, जब गार्ड सेल हम लोग का टर्जिड हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। जब गार्ड सेल क्या हुआ, स्वेल हो गया। जब ये स्वेल हुआ, फूल गया, तब क्या हुआ कि इसके अंदर इन एंड आउट गैसेस का क्या हुआ, इन एंड आउट हुआ। अब रेस्पिरेशन के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। अब लेकिन रेस्पिरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कब करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है रेस्पिरेशन छोड़ने के बाद। तो यहां पे क्या होता है कि एट डे टाइम क्या होता है कि O2 ये क्या करता है, रिलीज करता है और CO2 अंदर लेता है। बट नाइट टाइम, रात के टाइम में क्या होता है कि ये है ना, O2 को रिलीज नहीं करता, सिर्फ CO2 रिलीज करता है। तो यहां पे देखना, पहला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए 3 ऑर्गन्स हैं प्लांट के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। डन बाय दीज 3 ऑर्गन्स। इन प्लांट, पहला स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो स्टोमेटा का 2 काम है, पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैंटीसेल, तो उससे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तीसरा स्ट्रक्चर होता है रूट हेयर। जो रूट होता है ना, रूट, तो रूट हेयर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लैंटीसेल क्या होता है बाबू, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। पेड़ का ये हम लोग का ट्रंक है। इसी ट्रंक पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो हल्का सा ब्राउनिश टाइप में होता है। हम इसको ब्राउनिश टाइप में बना देते हैं। चलो, इसको ब्राउनिश नहीं बना सकते, ऐसे ऐसे ये उठा हुआ स्ट्रक्चर है पेड़ का, नहीं दिख रहा है आप लोग को, कोई बात नहीं। चलो, इसको ग्रीन से लिख देते हैं। तो ये क्या है, उठा हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है ना, लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हल्का सा ऐसे खुला हुआ होता है और ये ओपनिंग होता है। पेड़ के अंदर क्या होता है, यहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इसे हम लोग क्या, लैंटीसेल। ठीक है, साथ ही साथ रूट हेयर। अगर कोई ये प्लांट है, तो ये प्लांट के अंदर ये रूट है बाबू, तो ये रूट में ऐसे ऐसे हेयर पाया जाता है। अब पता है आपको, मिट्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है, तो वो भी है ना, यहां से क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, ये रूट हेयर से भी होता है। अब ऑक्सीजन क्यों लेगा, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन करना है। तो रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ ले, पहला स्टोमेटा, दूसरा लैंटीसेल, तीसरा रूट हेयर। अब एक और चीज, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें प्लांट का ये टॉपिक से इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। लैंटीसेल पे भी डिटेल्ड में नहीं आएगा, स्टोमेटा पे भी डिटेल्ड में नहीं आएगा। जितना डिटेल्ड में आना था हमने बता दिया। अब क्या होगा यहाँ पे कि देखना, गैसेस एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है, लैंटीसेल से होता है, और क्या होता है, रूट हेयर से होता है। तो यहाँ पे रूट हेयर लिख देना। प्लांट्स रेस्पायर डे एंड नाइट। प्लांट्स क्या करता है, दिन और रात दोनों टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। क्या बनाता है, ATP बनाता है।
एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ये तो हम बता चुके हैं। ओवरऑल रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से हम लोग का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग देखें तो यहां पे क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन ये क्या है, तो मूवमेंट, ग्रोथ और रिपेयर में जो भी एनर्जी लगता है तो वो एनर्जी क्या करता है, वो रेस्पिरेशन ही देता है। तो यहां तक हम लोग का रेस्पिरेशन हो चुका था। अब रेस्पिरेशन पे कुछ टॉपिक है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होता है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की यहाँ पे बात की गई है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। अगर अमीबा में देखें या जितना भी हम लोग का, मत मान लो कि प्रोटिस्टा का सिंगल सेल है तो प्रोटिस्टा में अमीबा पाया जाता है। तो अमीबा में नॉर्मली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा होता है अर्थवर्म, तो इसको हम थोड़ा फील दिलाते हैं थोड़ा सा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पे हम बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है सबसे पहला हम लोग देखेंगे अमीबा में। अमीबा में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बाबू, वो होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो क्यूटिकल्स के थ्रू, या लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय क्यूटिकल्स। क्यूटिकल मतलब होता है मॉइस्ट स्किन, जो नरम चमड़ा रहता है ना, तो उसके थ्रू क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो वो दो ऑर्गेनिज्म करते हैं आप लोग के एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थवॉर्म, ये हो जाएगा अर्थवॉर्म, और दूसरा हो जाएगा फ्रॉग। ओके, अब क्या होगा कि ये हम लोग का क्या है कि जो क्यूटिकल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको रेस्पिरेशन क्यों बोले, क्योंकि देखो सब में रेस्पिरेशन या तो एनारोबिक होगा या तो एरोबिक होगा। रेस्पिरेशन तो सब में कॉमन है, लेकिन उस रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो क्यूटिकल्स, या क्यूटिकल्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मॉइस्ट स्किन। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इसीलिए इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है हम लोग का वो हो जाएगा ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है कि कभी भी अगर हम लोग गिल्स के थ्रू, गलफड़ा या जिसे बोलते हैं ना, गलफड़ा मछली वगैरह में होता है, तो गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसे हम लोग ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका फिश हो जाएगा। उसके बाद एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड, वैसे कीड़े मकोड़े जो पानी में पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड, ठीक है, क्लियर है यहां पे। चौथा जो प्रोसेस है वो होता है कि रिस्पिरेशन किसी का भी ट्यूब की तरफ से, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। मतलब कि ट्यूबुलर इसे कह सकते हैं, ट्यूबुलर। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्यूब के थ्रू होता है। तो ट्यूबुलर जो होता है वो इस इंसेक्ट्स में होता है, तो इसे लिख सकते हैं ऑर्थ्रोपॉड्स। इंसेक्ट्स में जैसे हम बता देते हैं, अगर आप लोग को एक डायग्राम बनाए, तो ये हम लोग का मान लो कॉकरोच का डायग्राम। कॉकरोच में क्या होता है कि ऐसे 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 बहुत सारे ट्यूब पाए जाते हैं, ऐसे। ऐसे ऐसे ना 10 ट्यूब पाए जाते हैं, हम 5 बनाए बाबू, 10 पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसे ऐसे ट्यूब होते हैं, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे क्या होगा, छेद होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4
मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे ट्यूब होते हैं। टोटल कितना होता है? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स होता है, ट्यूब को कहते हैं छेद को, तो 10 पेयर होता है। उससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब अगर हम बात करें तो कॉकरोच का दो एक्स्ट्रा फीचर्स है कि इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसका दिल है ना 13 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, और इसमें जो ब्रेन का पार्ट है वो भी बहुत चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये हम लोग का नॉर्मल है ट्रैकियल। लास्ट जो हम लोग का आता है वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ बाबू कि जिसमें फेफड़ा के थ्रू रेस्पिरेशन हो। अब फेफड़ा के थ्रू किसमें होगा? तो बर्ड्स में होगा, मैमल्स में होगा, और किस में होगा? तो और ह्यूमंस में होगा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे होता है। इसी को यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये देखना हम लोग कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म में क्या होता है? मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल से होता है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फिश में गिल्स से होता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसे स्पाइरेकल्स कहते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस में लंग्स में होता है। ठीक है, इतना क्लियर? डाउट क्लियर अगर है तो बताओ। उसके बाद हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला है हम लोग का कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं रेस्पिरेटरी के कि जिसके वजह से इंसान को बहुत परेशानियां होती है, और इसका एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, से नो टू हुक्का। जो हुक्का है ना, हुक्का हुक्का वगैरह आदमी जो पीता है, या फिर हम बता देते हैं सिगरेट वगैरह पीता है, तो स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में है ना और जो नोज में हम लोग का सीलियास पाए जाते हैं, साथ ही साथ फेलोपियन ट्यूब में भी पाए जाते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं कि सीलिया जल जाते हैं। जैसे ही जलते हैं तो एयर का इन एंड आउट बहुत मुश्किल हो जाता है होना। अब इसके वजह से क्या होता है कि इंसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंग कैंसर्स भी हो जाते हैं, अस्थमा भी हो जाते हैं, इम्फाइसीमा भी हो जाते हैं। तो कुछ बीमारी हम लाए हैं, कुछ कुछ 11th का टॉपिक है, लेकिन ये ओलंपियाड का है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं पढ़ना है तो वो इस टॉपिक को खासकर मैं बता रहा हूँ, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लीव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसे अस्थमा कहते हैं। दमा की बीमारी आप लोग सुने हो? इसमें क्या होता है? अस्थमा इज अ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म डिजीज हो, एक होता है एक्यूट जो शॉर्ट टर्म का हो। तो क्रोनिक डिजीज है अस्थमा, विच द एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। जो एयर पाइप होता है ना, वो क्या हो जाता है कि सूजन आ जाता है उसमें, उसमें जो म्यूकस है ज़्यादा बनने लगता है, और क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, जिसके वजह से सांस लेंगे ना हम लोग तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, और हल्का सा है ना सांस लेने में आवाज़ भी करता है। एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई हम बताए हैं, जो ऐसे करके डिवाइड हुआ था दो पार्ट में, वही ब्रोंकाई में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। कोई भी वर्ड के साथ ITIS लगे मतलब कि उसमें सूजन आ जाएगा। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, ये क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में। एयर पैसेज में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? म्यूकस बिल्डअप एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है ना कि फिर से म्यूकस जमा हो जाते हैं। इम्फाइसीमा एक ऐसा कंडीशन है, इट इज द लंग डिजीज। ये एक लंग्स का ऐसा डिजीज है विच द एयर सैक्स एल्विलाई आर डैमेज्ड, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया एंड गैस एक्सचेंज। जो एल्विलाई है ना, एल्विलाई अगर इस टाइप का है, ऐसा ऐसा गुच्छा में है, तो वो एल्विलाई ऐसा ऐसा हो जाता है। तो सरफेस एरिया जो इतना था ऐसा, वो सरफेस एरिया घट के ऐसा हो गया थोड़ा। अब जब घटेगा ना तो वो सांस लेने में, इंसान अगर है ना जो ऐसी नॉर्मल ब्रीदिंग लेता है तो उसमें जितना एयर नहीं ले पाएगा, तो इसमें क्या है ना कि एयर और कम हो जाएगा। अब एक बात याद रखना कि इंसान है ना 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है, मतलब 1 मिनट में लेकर 12 से 16 बार इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करता है। तो ये आपका टॉपिक है, याद होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये एक ऐसा वॉल्यूम है, जैसे हम लोग सांस लिए बाबू, ठीक है। अब हम लोग जब सांस लिए तो मान लिया जाए कि हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन किए, जैसे इनहेलेशन किए फिर एक्सहेलेशन। अब हम लोग ताकत लगा के पूरा हवा बाहर कर दिए ऐसे। अब जब पूरा हवा हम लोग बाहर कर दिए तो हम लोग का लंग्स तो पूरा हवा से खाली हो गया होगा। तो सोचो अगर लंग्स हवा से खाली हो जाए, लंग्स में बलून लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, तो लंग्स तो एक दूसरे में चिपक जाएगा। तो इस चिपकने से बचाने के लिए लंग्स में लगभग 1100 से लेकर 1200 ml का
हम लोग का क्या होता है, एयर स्टॉक होता है, वो एयर कभी लंग्स से नहीं निकल सकता जब तक इंसान जिंदा रहे। तो क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा अमाउंट होता है एयर का जो हमारे लंग्स में जमा रहता है। कब? जब हम लोग कस के भी सांस लेते हैं उसके बाद भी ये अंदर जमा रहता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका अगर बात करें तो ये 1100 से लेकर 1200 ml होता है, ये इतना एयर हम लोग के लंग्स में मौजूद होता है। तो ये रेस्पिरेशन का आपका एक डायग्राम है, आप लोग यहाँ पे देख लो, कुछ एरर हो सकता है तो बताना। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र करेंगे, इससे पहले एक टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। वो टॉपिक है हम लोग का एटीपी। आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है एटीपी का। तो एटीपी पे क्या दिया हुआ है, एटीपी ऐसा है, ये एटीपी पे आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, एडीपी है प्लस पीआई। अब क्या होगा, इस पे एनर्जी लिखा हुआ है, ये बनाया क्या, एटीपी। अब सुनना, एडीपी क्या है ना कि एक नॉर्मल सा डाई फॉस्फेट, डाई मतलब दो फॉस्फेट। अब क्या होगा कि जब एडीपी में डाई फॉस्फेट है तो यहाँ पे एनर्जी देके यही फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। अब जब ऐड करेगा तो ये एक्टिवेट फॉर्म हो जाएगा, मतलब एनर्जी का करेंसी हो जाएगा, तो जिसको एटीपी का है। होता क्या है, नॉर्मली ये समझना कि जब भी एडीपी बॉडी के अंदर बनता है तो इसमें हम लोग एनर्जी दे के एक और फॉस्फेट ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे एनर्जी दिए। जैसी एनर्जी दिए तो ये डाई फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है, तो ये बना लेता है ट्राईफॉस्फेट। अब ये क्या है, तो ये हम लोग का करेंसी हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यही आपका दिया हुआ है बुक में, आप लोग इतना याद रखना। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कशन, कोई भी डाउट हो तो आप हमें याद करना। हम कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स हम आपको क्लियर करें। और ये जो है ना आप लोग का एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक हमको जहां तक लगता है हमने नहीं छोड़ा है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि एनसीईआरटी का टॉपिक छूटा है, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा ही बताए हैं तो ये आप लोग देख लो, आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।